हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने साधारण बुनाई एवं फैंसी बुनाई को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे बिना बुने हुए वस्त्र या फिर फेल्ट वस्त्रों के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बिना बुने हुए वस्त्र कौन कौन से होते हैं। जो बिना बुने हुए वस्त्र होते हैं जिनको यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि या फिर किसी घोलक विधि के द्वारा आपस में चिपका करके या फिर इंटरलॉक करके बनाया जाता है। इन वस्त्रों के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे जो चादर हो गए, फिर कंबल हो गया और सैनिटरी पैड हो गया, फिर नैपकिन हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी बिना बुने हुए वस्त्र हैं। इसका निर्माण ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कागज का निर्माण होता है। जो अकुशल कारीगर थे उनके द्वारा बनाए गए वस्त्रों में से जो भी बेकार बची हुई तंतुएं थी उनको आपस में मिला करके, कुटाई करके, उसको गला करके या फिर उसको आपस में चिपका करके इसको बनाया जाता था। तो पहले क्या था? पहले लोग जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले लोग किसी भी कार्य को हाथ द्वारा करते थे, करघे द्वारा करते थे। तो इसको हाथ द्वारा एक दूसरे से जोड़ करके इंटरलॉक करके लोग बनाते थे, दरी, कालीन इत्यादि। और अब मशीनों का उपयोग होने लगा है। तो इस आधुनिक युग में जो भी बचे हुए तंतु हैं उनका उपयोग, जैसे कपास हुआ, लीलन हुआ और रेयान हुआ, इन सभी तंतुओं से जो भी वस्त्र बनाने से जो बची खुची तंतुएं होती हैं उसको आपस में मिला करके एक मजबूत तंतु निर्माण किया जाता है। और इसकी आवश्यकता तब भी हमें पड़ी जब हमें मतलब, क्योंकि देखिए होता है कि जो कॉटन है, मान लीजिए कॉटन के मूल्य में जब उतार चढ़ाव आने लगा तभी इसकी आवश्यकता पड़ी। जो रेयान के वस्त्र थे उसमें भी तो इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा हमें तभी पड़ी। तभी लोगों ने सोचा, जो भी इसके बुनकर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चे जो भी ये कटनवारी जो होता है हम एक तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इन लोग कुछ वस्त्र जैसे क्राफ्ट डिजाइन करते हैं, तो क्राफ्ट डिजाइन में क्या किया जाता है? जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं उन्हीं से मिला करके तो एक चीज़, नए चीज़ का निर्माण किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से बिना बुने हुए वस्त्र का भी निर्माण इसी प्रकार से हुआ। जो भी बची खुची हुई कटनवारी रहती थी कपड़े की, उन सबको मिला करके आपस में घोलक द्वारा चिपका करके या फिर रासायनिक एवं यांत्रिक विधि से कुटाई करके इनको एक नए वस्त्र का निर्माण दे दिया जाता था, जो कि आपातकालीन समय में सैनिक भी इसको यूज करते थे कंबल के रूप में, और भी नैपकिन के रूप में यूज किया जाने लगा, सैनिटरी पैड के रूप में यूज किया जाए। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए भिन्न भिन्न मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूज एंड थ्रो हेतु वस्त्रों को बनाया जाने लगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से इन वस्त्रों की परिभाषा हम देख लेते हैं। जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स कंपनी है उसके द्वारा इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि बंधन द्वारा या फिर तंतुओं के इंटरलॉक या दोनों के द्वारा आपस में पकड़ करके और क्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक घोलक विधि के संयोग से बनाया जाता है, संयोग से संपादित किया जाता है या फिर बनाया जाता है। जैसे इंटरलॉक द्वारा भी क्या किया जाता है? दो वस्तुओं को आपस में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यांत्रिक विधि से मशीनों द्वारा भी जगह जगह लॉक करके, ठीक है, लॉक करके भी इसको बनाया जा सकता है। घोलक विधि को, जैसे घोलक विधि का प्रयोग उसी भांति किया जाता था। जैसे मान लीजिए हम लोग दो कागज को चिपकाने के लिए क्या करते हैं कि बीच में ग्लू लगा देते हैं और चिपका करके उसको हाथ से दबा देते हैं तो वो चिपक जाते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग त्योहार तो सभी लोग मनाते हैं, आप लोग लाई खाए होंगे। लाई में गुड़ का क्या किया जाता है? गुड़ को घोल करके और लाई के बीच डाल दिया जाता है, फिर उसको दबा दिया जाता है तो वो आपस में चिपक जाता है बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक उसी प्रकार से घोलक पदार्थ को क्या किया जाता था? वस्त्रों पे गिरा दिया जाता था
और उसके दो वस्त्रों को आपस में चिपका करके उस पर प्रेस कर दिया जाता था। तो इससे गोलक जो पदार्थ होते थे वो पूरी अच्छी तरह से आपस में वस्त्रों को चिपका करके मजबूती प्रदान कर देते थे। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये बनाया जाता था अथवा संपादित किया जाता था। क्लियर है। 1930 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय बिना बुने वस्त्रों का इतिहास प्रारंभ हुआ था। जब 1930 में जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो उसमें भारी अकाल पड़ा था। इस समय इसका प्रारंभ हुआ था। ये व्यावसायिक रूप से उतारा गया था और लोगों को कंबल और जो भी आवश्यक वस्तुएं थे इसके द्वारा निर्मित करके फिर प्रचार प्रसार किया जाने लगा और ये क्या हुआ, इसका प्रारंभ हो गया। ठीक है, बिना बुने हुए वस्त्र का प्रारंभ हो गया और इसको आवश्यकता अनुसार और भी परिवर्तित करके अलग अलग रूप में बनाया जाने लगा और प्रयोग किया जाने लगा। और सबसे पहले स्कर्ट का प्रयोग हुआ, फिर मतलब इसी तरह से चीज़ें बनती गई और यूज करते गए लोग। जब कुछ टेक्सटाइल फर्म द्वारा, मतलब देखिए हमने बताया भी कि कुछ टेक्सटाइल फर्म द्वारा जो अकुशल कारीगर थे उनके द्वारा जो भी बची हुई वेस्ट मटेरियल थे, बची खुची तंतुएं थे, उनको इकट्ठा करके इससे इस वस्त्र का निर्माण किया गया, जिसे बिना बुना हुआ वस्त्र और फेल्ट वस्त्र के नाम से जाना जाता है। जैसे नमदा हुआ और दरी कालीन जितने भी बनते हैं वो सभी इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना। प्रथम बिना बुना वस्त्र टापा वस्त्र था जो फिग वृक्ष की तंतुमय छाल द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, यह वृक्ष टर्की में पाया जाता है। टर्की के अलावा यह पैसिफिक, आइसलैंड और सेंट्रल अमेरिका में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जो बिना बुना हुआ वस्त्र था उससे चादर या जाल के समान संरचना वाले वस्त्र तैयार किए जाते थे। इसको क्या किया जाता था, यांत्रिक एवं रासायनिक विधि द्वारा कुटाई करके उसको लुगदी का बना करके एक चिपचिपा पदार्थ के द्वारा चिपका करके इस वस्त्र को तैयार किया जाता था। ठीक है, फिर उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा प्रिंट करके एक सुंदर सा वस्त्र तैयार कर लिया जाता था। सुंदर सा चादर या फिर दरी या कालीन को तैयार कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये जो बिना बुना हुआ वस्त्र है इसका मतलब वास्तविक प्रचलन यूनाइटेड स्टेट में 1950 के मध्य क्रिनोलिन के प्रतिस्थापक के रूप में हुआ था, जो कि मतलब पूर्ण स्कर्ट के साथ ये लोग प्रयोग किए थे। इस वस्त्र का प्रयोग वैसे तो इसका प्रारंभ 1930 में हुआ था, लेकिन ये वास्तविक रूप से लोगों तक जब पहुंचा तो यह 1950 में पहुंचा था, क्रिनोलिन में पहुंचा था। ठीक है, और इसको सबसे पहले पूर्ण स्कर्ट के साथ प्रयोग किया गया था। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे याद कीजिएगा। फिर 1950 के मध्य किसके प्रतिस्थापक के रूप में, तो क्रिनोलिन के प्रतिस्थापक के रूप में। ठीक है, और यह टर्की में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो वस्त्र तैयार किए जाते थे ये सबसे पहले फिग वृक्ष की छाल से तैयार किया जाता था। देखेंगे कि बिना बुने हुए वस्त्रों का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों थी, इसका क्या उपयोग था। तो इसको पारिवारिक जीवन शैली में परिवर्तन हेतु आवश्यकता थी। लाइक मान लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ों को ढो करके नहीं ले जा सकते, तो ऐसे चीज़ों को आप ले जा सकते हैं साथ में जिसको यूज एंड थ्रो कर सके। यूज कीजिए और फेंक दीजिए। जैसे मान लीजिए नैपकिन रखे हैं या फिर डिस्पोजल बर्तन रखे हैं, तो उसको क्या करेंगे, आप यूज करेंगे और फेंक देंगे। तो उस जीवन शैली को आसान बनाने हेतु, उसमें परिवर्तन करने हेतु इसके उपयोग के लिए ये बनाया जाने लगा था। ठीक है, फिर पारंपरिक टेक्सटाइल की रिकंडीशन के लिए, जो पारंपरिक टेक्सटाइल है उसमें कुछ सुधार हो सके, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा, उपयोग की आवश्यकता होने लगी। और सूती, रेयान, जूट की कीमतों में उतार चढ़ाव होता था, तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर इस प्रकार से वस्त्रों को बनाने की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, मानव निर्मित तंतुओं के उत्पादन हेतु, मानव निर्मित जो तंतु थे उनके और भी उत्पादन हो सके और उसका यूज हो सके, इसके लिए भी ये उपयोगी साबित हुआ। ठीक है, अच्छे दिखने वाले वस्त्र विशेष करके धुलाई के बाद,
मतलब कि इसको इतना मतलब मजबूत बनाया जाता था ताकि ये काफ़ी अच्छे दिखे धुलने के बाद भी। जैसे दरी और कालीन होता है तो वो क्या होता है कि धुलने के बाद भी उसके कलर डाउन नहीं होते हैं, वो जो के त्यों बने रहते हैं, तो वो इसी फेल्ट के माध्यम से ही बनाया जाता है। और इसमें सबसे मुख्य भूमिका जो निभाता है वो चिपकने वाला पदार्थ ही निभाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो इसके निर्माण की सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो तंतुओं का चयन होता है। तंतु कौन से प्रकार का तंतु हम ले रहे हैं, सबसे मुख्य और आधार बिंदु होती है तंतुओं का चयन करना। जब तंतुओं का चयन हो जाता है तो उन्हीं तंतुओं से जाल का निर्माण किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो फिग वृक्ष थे तो उनसे जालनुमा संरचना करके और इस वस्त्र को तैयार किया जाता था। तो तंतुओं का चयन करके सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि कौन से तंतु से कौन से वस्त्र बनाए जाएंगे। तो सबसे मुख्य भूमिका तंतुओं का चयन निभाता है। फिर उसी तंतु से उसके जाल का निर्माण किया जाता है। फिर जाल को आपस में बांध करके वस्त्र को तैयार किया जाता है। तो इन तीनों प्रक्रिया के माध्यम से फेल्ट या फिर बिना बुना हुआ वस्त्र तैयार किया जाता है। और इसमें सबसे अहम भूमिका चिपकने वाला पदार्थ ही निभाता है कि वो किस प्रकार से उन्हें चिपकाएगा। तो चिपकने वाले पदार्थ को क्या किया जाता है कि उसको फैला करके और उस पर प्रेस कर दिया जाता है, जिससे वो कि आपस में चिपक करके अच्छे से बैठ जाते हैं और एक वस्त्र का रूप निर्मित कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे तंतुओं का चुनाव। बिना बुने हुए वस्त्र को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के तंतुओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कॉटन, ऊन, रेयन, एसीटेट, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन और नायलॉन, एक्रिलॉन, सभी प्रकार के तंतुओं के संयोग से इस वस्त्र को बनाया जा सकता है, इस जाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, स्टेपल तंतु जो कि सामान्यतः व्यर्थ नहीं होते, छोटे से छोटे तंतुओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे 2 से 150 मिमी तक के भी लंबाई वाले तंतुओं को प्रयोग करके इन वस्त्रों को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अवशोषकता के लिए सूती एवं रेयन का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जिन वस्त्रों को अवशोषक बनाना होता है तो उसके लिए सूती एवं रेयन का प्रयोग किया जाता है। और स्पन बॉन्ड अथवा जाल बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। और डिस्पोजल अगर बर्तन बनाना हो, डिस्पोजल जो वस्त्र अथवा डिस्पोजल डिस्पोजल वस्तु ही बनाया जाता है ज़्यादातर, जैसे ग्लास हुआ, ये सब चीज़, तो ये रेयन के तंतु से बनाया जाता है। ठीक है, देखेंगे जाल या वेब का निर्माण। जो निर्माण की दूसरी प्रक्रिया है जाल या वेब का निर्माण, तो उसमें मुख्य रूप से 6 विधि से जो जाल का निर्माण किया जाता है उसको किया जाता है। जैसे समानांतर बिछाई गई वेब, समांतर रूप से बिछाई गई जो वेब होती है उसको ड्रम पर क्या किया जाता है, घूमते हुए ड्रम पर फूंका जाता है, मतलब कि हवा के संपर्क में, और ये समांतर रूप में एक दूसरे के ऊपर चिपकते हुए बनते जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। आड़ी बिछाई गई वेब, इसको क्रिस क्रॉस के रूप में थोड़ी बहुत अंतर पे आड़ी तिरछी बिछाई गई वेब जाल बनाई जाती है। ठीक है, क्रमहीन रूप से बिछाई गई वेब, इसको भी क्या किया जाता है कि घूमते हुए ड्रम पे जो पदार्थ होता है, तंतु होता है, उसको गला करके और क्रमहीन रूप से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो उसी को क्रमहीन रूप से बिछाई गई वेब कहते हैं। ठीक है, उच्च गति की तीव्रता द्वारा बौछार से बनाई गई वेब, ये जो वेब होती है वो थर्मोप्लास्टिक के तंतु से बनाई जाती है। ठीक है, हवा द्वारा फूंक करके एक डोरी के रूप में, पोनी के रूप में अथवा टॉप के रूप में तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से वेब तैयार किया जाता है। गीले रूप में बिछाई गई वेब, तो गीले रूप में जो वेब बनाया जाता है वो कागज की तकनीकी पर आधारित होता है, मतलब कि इसको लुगदी बना करके, कुटाई करके हथौड़े से फिर इसको बनाया जाता है बिछा करके। ठीक है, तो ये जो गीले रूप में बनाई गई वेब होती है वो कागज की तकनीकी पर आधारित होती है, कागज बनाने की तकनीक पे। तो इस प्रकार से जाल या वेब का निर्माण मुख्य रूप से 6 प्रकार से होता है। अब देखेंगे वेब या जाल को बांधने की प्रक्रिया।
वेब या जाल को कितने प्रकार से बांध सकते हैं अथवा चिपका सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है रेजिन द्वारा बांधना। तो ये चिपकाने वाला पदार्थ होता है रेजिन, जिसको 93 से 204 डिग्री सेंटीग्रेड पर चिपका करके सुखाया जाता है इतने तापक्रम पर, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेक्स फोम द्वारा बांधने की प्रक्रिया की जाती है। फिर जिलेटिन गोंद द्वारा चिपका करके किया जाता है। फिर थर्मोप्लास्टिक बॉन्डिंग करी जाती है। फिर स्पन बॉन्डिंग के द्वारा भी वस्त्र के जाल को चिपकाया जाता है, बांधा जाता है। ये प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक दोनों विधि से की जाती है और ये पॉलीमर वस्त्रों पे ज़्यादातर की जाती है। फिर स्पन लेड बॉन्डिंग जो होता है वो हवा द्वारा प्रवाहित करके किया जाता है। इसके मतलब उदाहरण है सोन तारा और नेसेक्स वस्त्र, जो कि पॉलिएस्टर के स्टेपल तंतु से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोल्डिंग जो होता है वो बायो कंपोनेंट द्वारा वस्तुओं को आपस में चिपका करके बनाया जाता है। मतलब कि जो वेब अथवा जाल को बांधने की प्रक्रिया है वो बायो कंपोनेंट प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोजेनिक बॉन्डिंग, ठीक है, रेडिएशन बॉन्डिंग। और नेक्स्ट है कंपोजिट बॉन्डिंग। इसमें टिश्यू वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टिच द्वारा बांधना, प्रिंटेड एडहेसिव द्वारा बांधना, फिर वेब को सुई द्वारा पंच करना, फिर फ्यूज किए हुए बिना बुने हुए वस्त्र। तो फ्यूज किए हुए बिना बुने हुए वस्त्र में शर्ट, ब्लाउज और ड्रेस इत्यादि के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। फ्यूज किया हुआ वस्त्र का जो लाभ होता है उससे ये होता है कि सिलाई के कुछ क्षेत्रों को हटा दिया जाता है, जैसे कोट और सूट इसके अंतर्गत आते हैं। ये कम कुशल श्रम की आवश्यकता होती है इसमें, और उत्पादन व रूप में वृद्धि होती है। फ्यूज का मतलब इसके फ्यूज शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में वायर है जो तार, उसमें जब उसका फ्यूज उड़ जाता है तो वो पूरा तार नहीं खराब होता है, सिर्फ कुछ एरिया की, मान लीजिए 1 मीटर तक का क्या होता है तार खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है, जिन वस्त्रों की सिलाई सघन होती है वो सघन न करके सिर्फ किनारे किनारे सिलाई कर दी जाती है, तो इसी को फ्यूज सिलाई का नाम दे दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। फिर स्टिच द्वारा बांधना, जगह जगह स्टिच करके सिलाई करके उसको बांध दिया जाता है। जैसे जो गद्दा वगैरह बनाया जाता है, सोफा वगैरह बनाया जाता है, इसको पूरे वस्त्र पे न बना करके कहीं कहीं पे स्टिच करके इसको बनाया जाता है, बांधा जाता है जो उसका जाल होता है। फिर वेब को सुई द्वारा, जो जाल होती है उसको सुई द्वारा पंच करके, तो वही बात हुआ जैसे कि जो भी अपहोल्स्ट्री के वस्त्र होते हैं, सजावटी सामान होते हैं, उनको जगह जगह पे सुई द्वारा टाके करके ही उसको सुंदर आकर्षक बनाने के लिए सुई द्वारा पंच करके बनाया जाता है, ठीक है। प्रिंटेड एंड एडहेसिव द्वारा कुछ प्रिंट बना करके उसके माध्यम से चिपकने वाला पदार्थ चिपका करके बनाया जाता है, जैसे कालीन हो गया, ठीक है। फिर कंपोजिट बॉन्डिंग, तो इससे टिश्यू पेपर वगैरह हो गया। फिर रेडिएशन बॉन्डिंग, रेडिएशन के कंपोजिशन करा करके उसको वेब को जो जाल होती है उसको आपस में चिपका करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए वेब के प्रकार, मतलब वेब को बांधने के प्रकार, ठीक है। वेब के प्रकार हम लोग पढ़ लिए, फिर वेब को बांधने के प्रकार। तो आज हम अपने क्लास को यही एंड करते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड फॉलो और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।